नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं परिचर्चा। परिचर्चा में आज जो हम बात करेंगे जिस मुद्दे पर टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों की जो बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई है, उनके ओवर स्पीडिंग के चालान। और ओवर स्पीडिंग के चालान आपको मैं बता दूं, जानकारी के मुताबिक करीब 2000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक के चालान हुए हैं और इस मामले में टैक्सी ऑटो ड्राइवर त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, दो विशेषज्ञ मौजूद हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैं आपको उनका तारुफ करा दूं। हमारे बगल में जो सज्जन बैठे हुए हैं, श्री राकेश अग्रवाल, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और दूसरी तरफ जो सज्जन बैठे हुए हैं, अरविंद कुमार जी, आप हिंद वॉइस नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये परिचर्चा शुरू करूं मैं अरविंद कुमार जी से। अरविंद जी, इस विषय पर अपनी राय रखें। देखिए, चालान की जो समस्या ड्राइवर्स की आ रही है उसमें 2-3 चीजें समझना पड़ेगा कि क्या ड्राइवर की गलती है उस चालान में। और जैसा आपने कहा कि मिनिमम फाइन 2000 रुपए का, जिसका एक चालान आया है, जो बढ़े हुए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके हिसाब से, और जो भी मेरे नॉलेज में आया है, जो मैं देखा कई जगह, 3-3 लाख रुपए के चालान आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आपको थोड़ा सा पीछे मैं बता दूं, 1997 का एक जजमेंट है और एक जजमेंट 2016 का है। 1997 में जो जजमेंट दिया गया, जो स्कूल बस गिर गई थी पैरापेट से दिल्ली के अंदर में ही, जिसके बाद जजमेंट आया, 85 का वो पिटीशन था। तो 97 में खैर फैसला हुआ इस पे, और उन्होंने कहा कि हेवी व्हीकल्स के अंदर में लगना चाहिए स्पीड गवर्नर। ठीक है, बात वहां से जजमेंट आ गई। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि 97 के जजमेंट के बाद MORTH ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, कुछ गाड़ियों को एग्जम्प्ट कर दिया था, जिसमें ये टैक्सीज थे, कार थे। फिर एक नंजप्पा साहब थे, HAL के एम्प्लॉय थे, उनके किसी जानने वाले रिलेशन किसी एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने एक PIL फाइल किया कर्नाटक हाई कोर्ट में। वहां से 2016 में एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया, PIL में ये था कि जो लाइट व्हीकल है, कार और टैक्सी की कैटेगरी है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने इस कैटेगरी को बोला कि आपको इसमें स्पीड गवर्नर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2017 में जब नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक रिसर्च कराया, जिसका रिसर्च की पेपर भी है, अवेलेबल है, देख सकते हैं, जिसको मैंने स्टडी किया। उसमें बहुत सारे आंकड़ा है, मैं छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ। जिस रिसर्च में ये बताया गया कि करीब करीब 34% एक्सीडेंट जो होता है वो 2 व्हीलर्स वालों का होता है, और मरने वालों की संख्या भी 2 व्हीलर्स की कहीं ज्यादा है इन कार टैक्सी जो इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में, उसकी अपेक्षा। ये सरकारी रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं, जब 34% इन्वॉल्वमेंट अगर 2 व्हीलर्स वालों का है, मरने वालों की संख्या ज्यादा 2 व्हीलर्स वालों की है, तो आखिर बाइक में स्पीड गवर्नर क्यों नहीं लगाया गया? तो 23% में अगेन टैक्सी वालों को बहुत ही जल्दी में कोर्ट ऑर्डर आने के बाद 2017 के बाद उसमें जजमेंट में एक उन्होंने क्लॉज लगाया जज साहब ने। उसका मतलब ये था कि स्पीड गवर्नर बनाने वाला अप्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट से। उसमें क्या हुआ, जब स्पीड गवर्नर लगाया जा रहा था तो उसमें बहुत तरीके से एक लूट की गई। 15-15 हजार रुपए के स्पीड गवर्नर बेचे गए। वही स्पीड गवर्नर बाद में आते आते 2500 रुपए में बिकने लगे। यही GPS में भी हुआ है। यही इलेक्ट्रॉनिक फेयर मीटर जो 2002-2003 में आए थे, हजारों में आते आते ही वो 2500 पे रह गए थे। तो ये तो, और CNG किट में 60,000 के CNG किट आते थे, बाद में उसकी कीमत घट के 25,000 पे रह गई। बिल्कुल सही कहा राकेश साहब ने। 2016 के जजमेंट में उन्होंने क्लियर कट कहा कि 3 कैटेगरी की गाड़ियां, M1, M2 और N1। M1 कहा गया 8 सीटर इंक्लूडिंग ड्राइवर समेत, यानी, और 8 सीटर से ऊपर, 9 सीटर से ऊपर ड्राइवर समेत, जिसको M2 कहा गया। और N1 कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट को रखा गया, यानी कि 3500 किलोग्राम तक का ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्लियरली लिखा है जजमेंट में, गुड्स व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट करती है। अब उस कैटेगरी में जजमेंट में क्लॉज प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप इस कैटेगरी की गाड़ी को आप 80 किलोमीटर की स्पीड का स्पीड गवर्नर लगाएंगे। कब? आइदर एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और एट द डीलर्स एंड। सो फार सो गुड, अच्छा है ये। लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे जब गाड़ी बन रही है, ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं उसको आगे आप समझेंगे, तब
क्या गाड़ी को पता होता है कि मुझे खरीदने वाला कमर्शियल में यूज करेगा या प्राइवेट में यूज करेगा? नहीं होता है। डीलरशिप एंड पे डिक्लेयर्ड होता है कि ये गाड़ी प्राइवेट में जा रही है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे रजिस्टर्ड इसको एज ए कमर्शियल गाड़ी करानी है। यहां पे गौरतलब ये है कि जब ये फैसला कोर्ट में दिया गया तो कोर्ट ने गाड़ियों की कैटेगरी बताई। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर स्विफ्ट डिजायर की स्पीड 80 पे फिक्स करने के लिए, जो उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, स्विफ्ट डिजायर की आप 80 की स्पीड फिक्स कर दिया कोर्ट ने कि इसको 80 पे फिक्स कर दो आप। अब उसी सेम गाड़ी को आप दिल्ली में 2 परमिट है तो एक को 80 पे फिक्स कर दिया, एक को आप 40 पे फिक्स किया। अब ये क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट गाड़ियों की कैटेगरी आपका ये केंद्र सरकार की जुलाई 2018 की नोटिफिकेशन है जजमेंट के बाद का। उन्होंने कहा, क्योंकि कोर्ट ने क्लॉज लगाया था कि उसको टाइम टू टाइम आप अमेंड कर सकते हैं, जिसके बेस पे नितिन गडकरी साहब का बयान है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने रोड अच्छी बना दिया तो इन गाड़ियों की स्पीड आप 120 हाईवे के ऊपर में 6 लेन से ज्यादा की जहां हाईवे है, जहां पे एक्सप्रेसवे है 6 लेन के ऊपर में आप 100 का, और एमसीडी रोड, फिर इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, यानी कि विद इन द एमसीडी लिमिट आप 70 की स्पीड उसको रख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की है, जुलाई 2018 की, अप्रैल 2018 की, सॉरी माफी चाहूंगा। अब देखिएगा जुलाई 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं उसी स्पीड को फिक्स करने को लेकर के। दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, उसको परमिट पे डिवाइड कर देती है। ऑल इंडिया परमिट की इतनी, इंटर स्टेट परमिट की इतनी, यानी कि 80 की स्पीड। उसके बाद आपके आते हैं जो शहर में बिना परमिट की चल रही है उसकी कैटेगरी एक बना दी। फिर डंपर की कैटेगरी है, डंपर जो ट्रक है या हैजार्डस व्हीकल यानी कि जो खतरनाक गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उसकी 60 की, स्कूल बस की 40 की, स्कूल कैब की 40 की फिक्स कर दी उन्होंने। अब यहां पे एक चीज आप देखेंगे, जब गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से कोर्ट ने जजमेंट दिया, कैटेगरी के हिसाब से केंद्र सरकार ने अपना नोटिस दिया, परमिट के हिसाब से दिल्ली वाले ने किया। आप हैंडल तो एक रखो, दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जहां पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और बेशक वो गाड़ी से भी आते हैं। आप दिल्ली के अंदर में भी पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन एरिया के भी लोग आते हैं। तो उनको, वो जो आ रहे हैं शहर में, उनको क्या पता कि यहाँ स्पीड क्या है, अनटिल अनलेस कि क्लियरली डिफाइंड नहीं होगा। एक सिटी परमिट है, उसकी स्पीड लिमिट शायद 40 किलोमीटर, वही एनसीआर परमिट की बात करो। लेकिन उसी परमिट की गाड़ी को हम लोग कुछ खास तरह के फीस भर करके भारत में कहीं भी ले जा सकते हैं। राकेश जी, मैं यही चीज आपसे पूछना चाहता था कि ये जो, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में अगर नेशनल परमिट की स्पीड अलग होगी, इसकी स्पीड अलग होगी और उनके स्पीड गवर्नर अलग होंगे, तब तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई ना। कंफ्यूजन से बड़ी एक व्यवहारिकता की बात है जी। एक गाड़ी जो दिल्ली में सिटी परमिट के नाम से चल रही है, दिल्ली सरकार ने 40 किलोमीटर उसकी स्पीड तय कर दी है। स्पीड गवर्नर लगाए, मैं कितना भी उसमें क्लच और एक्सीलरेटर दबाऊं उसके बाद भी उससे ऊपर नहीं जाएगी। और मुझे सवारी बोलती कि चलिए चंडीगढ़, चलिए जयपुर, तो क्या मैं 40 की रफ्तार से वहां पर जाऊंगा? तो ये परमिटों का क्या गोरख धंधा है? जो करना है आप गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से करिए। आखिर स्पीड तो गाड़ी की होती है ना, परमिट की नहीं होती। परमिट एक कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल, जैसे राकेश जी ने कहा कि जो जिस गाड़ी की वो परमिट की बात करें, दैट इज कॉल्ड 1RT इन दिल्ली। एनसीआर परमिट कह लीजिए, 1RT कह लीजिए, लोकल पॉइंट टू पॉइंट के लिए बनाया गया था। जब कॉमनवेल्थ गेम्स आया था उस टाइप की ये चीजें हुई थी। जो गाड़ी का नंबर होता है ना, वो DL1RT, फिर 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो उसको ये ड्राइवर लोग आमतौर पे DL1RT सीरीज बोल देते हैं, और वही चलन में आ गया, हम भी अब बोल देते हैं। अब ये चीजें, अब यहाँ पे एक इस सब के भी जो सबसे बड़ा चीज कंफ्यूजन क्रिएट किया आपने, चलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली स्टेट के पास अपनी ऑथोरिटी है, आप गाड़ी को 20 के स्पीड में चलवाइए। चलिए, आपने फिक्स भी कर दिया। इस सब के जो एक्सरसाइज किया गया, इसके पीछे हवाला एक्सीडेंट का था, जिस एक्सीडेंट का हवाला देने के बाद ये चीजें नियम कानून लाई गई, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसी एक्सीडेंट का मैंने आंकड़ा बताया है 2 व्हीलर्स वाले का आपको, जो सबसे टॉप पे है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब आपने प्राइवेट गाड़ी को एक्सक्लूड किस कंडीशन के अंदर भी किया, ये बताना चाहिए सरकार को, नंबर 1। अब आपने 40 का स्पीड तो लगा दिया, और एक ऑल इंडिया परमिट है जिसका 80 का स्पीड है। कुछ स्टेट की गाड़ियां आ रही है, हो सकता है वहां पे 100 की स्पीड हो, मैं उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं, वो दिल्ली आ रही है। आपने दिल्ली शहर में कहीं बोर्ड लगाया है कि पीले कलर के बोर्ड पे लिखा हो कि कमर्शियल गाड़ी 40 पे चलनी चाहिए?
कहीं बोर्ड आपको नजर नहीं आएगा। एक कॉमन बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर आप कार का फोटो देखेंगे, जिसके साइड में कहीं पे 70, कहीं पे 60, कहीं पे 50 का मान लीजिए स्पीड आपने लिख दिया, कार की फोटो लगी हुई है। उसके नीचे ट्रक बस का एक सिंबल बना दिया, यानी कि बड़ी गाड़ियां 40 पे चले या 60 पे चले, उदाहरण के तौर पे। अब जब आपने कमर्शियल गाड़ी के लिए, अब आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में 10 से 12 तरह की स्पीड है, हर रोड पे अलग अलग, एक स्पीड नहीं है। 40 की भी सब जगह फिक्स नहीं है, हर जगह अलग अलग स्पीड। 40 तो आपने स्पीड गवर्नर के हिसाब से 40 पे बांध दिया मैक्सिमम लिमिट करके, लेकिन क्या स्पीड गवर्नर लगा देने से रोड पे स्पीड फिक्स हो गई कि उसको 40 पे ही चलना है? क्योंकि जो गाड़ी 80 की स्पीड में जिसका स्पीड गवर्नर लगा है वो तो 60 पे भी चलेगा जहां पे 70 की बोर्ड दिखेगा। और आप चालान भेज रहे हैं हर कमर्शियल गाड़ी को कि तुम अगर 40 से ऊपर चलोगे तो तुम्हारा चालान है। कंफ्यूजन यहां समझिएगा। तो जब तक आप, जो रूल कहती है ओवर स्पीडिंग के चालान के मामले में, जब तक आप प्रॉपर बोर्ड और प्रॉपर अवेयरनेस नहीं लाते हैं तब तक कोई भी कानून आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। यह रूल है, यह कानून है। अच्छा राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो चालान की स्थिति होती है और उसके बाद जब ड्राइवर जाता है परिवहन विभाग में फिटनेस के लिए, और जब उसको ये चालान दिया जाता तो क्या स्थिति रहती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसके 5-6 तरह के पहलू हैं और हर पहलू पर सरकार का गैर कानूनी काम नजर आता है। सबसे पहला तो ये है कि जैसे इन्होंने बताया, स्पीड कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया कि आप 40 से ऊपर या 80 से ऊपर जा रहे हैं, तो वो एक नोटिस भेजते हैं। नोटिस एसएमएस से आता है। आज के वक्त में एसएमएस कितने लोग पढ़ पाते हैं? मेरे पास, मेरे मोबाइल में भी एसएमएस है, मैंने तो नहीं कहा मेरे पास एसएमएस भेजो, वो अपनी मर्जी से भेज रहे हैं, तो उसकी कोई वैधता नहीं है। आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मुताबिक भी इस तरह से भेजा गया नोटिस मान्य नहीं है। तो नोटिस ही जब मुझे नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद की सारी कार्रवाई बेकार है। दूसरी चीज, वो चालान जारी कर देते हैं नोटिस का जवाब ना आने पर। अब चालान, गाड़ी अपने आप नहीं चलती, गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है। चालान गाड़ी का नहीं बनता है, चालान ड्राइवर का बनता है। उनके पास अगर नोटिस का जवाब नहीं आया और मान लेते हैं कि नोटिस सही तरीके से दिया गया है, तो उसकी कानूनी कार्रवाई धारा 187 में बनती है, ना कि चालान बनाने पर। वो उठा के चालान बना देते हैं, तो वो चालान भी, ऐसा भी चालान मान्य नहीं होगा। तीसरी चीज, जब गाड़ी की फिटनेस के लिए आदमी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बुराड़ी में स्थित कैंपस में पहुंचता है, वो कंप्यूटर में उसकी पर्ची काटते हुए वो कह देते हैं कि आपके तो इतने चालान पेंडिंग है, जब तक आप इसके भरेंगे नहीं, हमारा कंप्यूटर में मान भी जाऊं तो भी इसकी पर्ची नहीं काटेगा, आपकी फिटनेस नहीं हो सकती। और फिटनेस ना होने का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी को रजिस्टर्ड ही नहीं माना जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अवैध माना गया अगर आपके कमर्शियल गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट उसके साथ नहीं लगा हुआ है तो ऐसे में उसकी मजबूरी हो जाता है उन चालान को भरना। लेकिन इससे पहले एक और चीज आती है, चालान बन गया है, क्या आपने वो चालान मेरे पास पहुंचाया? क्या वो चालान मुझे मिला? जब तक वो चालान मेरे ऊपर आप सर्व नहीं करेंगे, चालान बेमानी है। वो तो मैं पहुंच गया अपने किसी काम से, तो मुझे पता लग रहा है कि आपने चालान काटे थे, वो चालान काटे थे, आपने कंप्यूटर में लिख लिया और रख के अपने पास रख लिया। आपने मुझे चिट्ठी लिखी और चिट्ठी अपने पास रख ली। तो और ये फिटनेस का फिर चौथे नंबर पर आता है। तो फिटनेस में वो कहते हैं इन चालानों को आप पहले भर के आइए, उसके बाद करेंगे। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट के अफसरों से बात की है, कानून पूरा जानते हैं, पढ़ा है। फिटनेस का चालानों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरी प्राइवेट गाड़ी होती और प्राइवेट गाड़ी ने ओवर स्पीडिंग की है और उन्होंने उसका चालान बना दिया है, तो वो मुझे कैसे पकड़ेंगे? फिटनेस, कमर्शियल वाले को तो फिटनेस के टाइम पकड़ लिया, मुझे कैसे पकड़ेंगे? मैं तो 15 साल उनके हाथ आने वाला नहीं हूं जब तक कि मेरा आरसी वैलिड है, मुझे जरूरत ही नहीं है ट्रांसपोर्ट की। तो फिटनेस को करने के लिए ये शर्त लगाना कि पहले आप चालान भरो, वो अपने आप में गलत है। ऐसा कोई प्रावधान वहां पर नहीं है। ये फिटनेस के लिए वो केवल, ये मैं प्रिंट आउट लेकर के आया हूं, फिटनेस के लिए ये 15 तरह की चीजें चेक करी जाती हैं। पहला पेज और ये दूसरा पेज, ये रफ है, पहला और दूसरा पेज, 15 तरह की चीजें और हर चीज में 5-5 पॉइंट चेक करना होता है। इसके अलावा फिटनेस के वक्त वो कोई शर्त नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीजें आने वाले हफ्ते में 3-4 दिन में, सोमवार को, मंगलवार को हम यूनियन वालों को कुछ को बैठाएंगे, उनको हम उनकी सहायता करेंगे और हम उनको कहेंगे कि आप
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखे, उनको बोले कि ऐसे ऐसे करके आप जो काम कर रहे हैं गैर कानूनी है। एक बार नहीं, 6-7 तरीके से गैर कानूनी है और इस कदम को आप वापस लीजिए। फिटनेस के लिए जो आदमी आता है उसकी फिटनेस को आप मत रोकिए। चालान का मसला अलग है, वो ट्रैफिक पुलिस से सुलझा जाएगा और वो चालान तब भरा जाएगा या कंटेस्ट किया जाएगा जब चालान उसके घर पर भिजवाया जाएगा। और जब चालान उसके घर पे भिजवाया जाएगा तो उस टाइम ये भी बात उठेगी कि चालान गाड़ी का कैसे, मालिक का कैसे, सरकार को कैसे पता, ट्रैफिक पुलिस को कैसे पता कि गाड़ी कौन चला रहा था उस वक्त, तो चालान कैसे बना दिया। जी, तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अच्छे सुझाव दिए। चूँकि हमारे पास वक्त की कमी है, तो मैं ये चाहूँगा कि आखिर में चलते चलते आप लोगों से मैं ये सलाह लेना चाहता हूँ कि आखिर इसका हल क्या है। एक तो है कि या तो आप इन चीजों को समझे सरकार और अपने आप इस चीज को राइट ऑफ कर दे, चालान को सबको वेव ऑफ कर दे, खत्म कर दे। दूसरी चीज आप नहीं करेंगे तो मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 4.5 लाख के करीब ओवर स्पीडिंग के चालान मैं 1 महीना पहले की ये डेटा बता रहा हूं आपको, इश्यू हुए हैं। जो चीजें गड़बड़ियां हुई है रोड पे, लोगों को पता नहीं था, जिसकी वजह से करीब 90 करोड़ रुपए का ये पूरा चालान बैठेगा अगर सिर्फ ओवर स्पीडिंग के हम चालान की बात कर रहे हैं। 4.5 लाख ये किसी भी कीमत पे और किसी भी तरह से ड्राइवर देने के हालात में नहीं है। बेहतर है कि फिर वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जो मैंने आपको तथ्य बताया उस बेस पे हम लोग केस इसको फाइल करेंगे और लड़ेंगे। और या लोगों की परेशानी को देखते हुए, अभी लोग बहुत ही परेशान हैं, भारत की जनता कितनी परेशानी है आपके सामने, चालान को सरकार वैसे ही माफ कर दे क्योंकि ग्राउंड उनके सामने है। उन्होंने किस पेपर में ऐड दिया कि 40 पे चलो, आप नहीं दिया है। मानवीय आधार पे आप कह रहे हैं कि इसको माफ कर दिया जाना चाहिए सरकार। मानवीय भी है, कानूनी भी बनता है। आपके नजरिए से क्या हाल है? इनकी बात तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा कदम दर कदम क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूं कि सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखकर यूनियन ने अपना पक्ष रखे और बोले कि कानूनी रूप से आप ऐसे ऐसे गलत हैं और इसलिए कम से कम पहली मांग ये होनी चाहिए कि फिटनेस के वक्त चालानों की आड़ लेकर के फिटनेस को आप नहीं रोकेंगे ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, पहला कदम। दूसरा कदम ये है फिर ट्रैफिक पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं उनको जो इन्होंने तर्क दिए और जो कुछ बातें मैंने बताई उन सब के आधार पर इन चालानों को खत्म करें। और ट्रैफिक पुलिस अगर इस बात को नहीं मानती है चालानों को खत्म करने की, फिर हाई कोर्ट में हम जाएंगे। हाई कोर्ट में बहुत शर्मिंदगी का सामना सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 10-10 जगह ये गलत है। 2019 में जो अक्षरधाम से गाजीपुर तक में कई लाख चालान काट दिए गए थे क्योंकि बोर्ड लगा था 70 का और स्पीड काटा जा रहा था, कैमरा कैलिब्रेट किया गया था 60 के ऊपर में। और इसके ऊपर क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे जो क्रॉस करते थे, हर दिन हजारों की संख्या में चालान काटे गए। लोगों ने कंटेस्ट किया, करीब 1.5 लाख चालान माफ करना पड़ा। हालांकि जो करोड़ों रुपए लोगों से वसूल लिए गए उस गलत बोर्ड की वजह से वो उनके वापसी नहीं हुए आज तक। इसमें वो जो कैलिब्रेट किया वो ट्रैफिक पुलिस ने किया। हाँ। ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा है, पुलिस केंद्र सरकार के पास है, बोर्ड लगा वो पीडब्ल्यूडी ने लगाया। करेक्ट। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की है, तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार उनका आपस में कोई तालमेल नहीं। तो कुल मिलाकर दर्शकों आपने देखा हमारे 2 विशेषज्ञों ने जो ओवर स्पीडिंग चालान के ऊपर जो अपना मत रखा, अपने विचार रखा, उससे आप टैक्सी ड्राइवरों और ऑटो ड्राइवरों को निश्चित तौर पर फायदा होगा और आप जागरूक होंगे। तो आज के इस परिचर्चा के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला। अगली परिचर्चा में हम फिर मुलाकात करेंगे और एक नए विषय के साथ, नए दिग्गजों के साथ फिर मुलाकात होगी, फिर बहस होगी, फिर चर्चा। तब तक के लिए धन्यवाद।